Welcome guys, this is lecture number 1 of chapter number 13 Kinetic Theory of Gases क्लास 11th के लिए ये पहला लेक्चर है 13 चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। और मेरे YouTube चैनल फिजिक्स इंडिया पर आप इसे देख पा रहे हैं और मेरी ऐप फिजिक्स इंडिया के ही नाम से उस पर भी आप इस लेक्चर को देख पा रहे हैं। तो इस लेक्चर के साथ आज जानेंगे गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ लॉज पढ़ेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पढ़ेंगे और टेम्परेचर के बारे में जानेंगे कि क्या इफेक्ट टेम्परेचर डालता है वेलोसिटीज पर। तो इस चैप्टर में गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम काफी कुछ जानेंगे। सबसे पहली बात भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी गैसियस सब्सटेंस का तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी एनर्जी के साथ भागने लगते हैं, उनका मोशन ज़्यादा फास्ट हो जाता है, उनकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो वही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि गैसेस के पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं कम टेम्परेचर पर भी, बहुत कम टेम्परेचर पर भी गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रैंडम मोशन के अंदर रहते हैं, इसीलिए वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे। चैप्टर की शुरुआत कुछ लॉज के साथ करेंगे कि अलग अलग फिजिसिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो थर्मोडायनेमिकल टर्म हम पढ़ रहे थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करती है। इसीलिए सबसे पहले लॉ के बारे में समझें तो सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ की फॉर्म में भाई। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ की फॉर्म में कि ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है। अगर बॉयल्स लॉ आपको कहे कि आप टेम्परेचर को क्या कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए, तो अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है तो अब कौन सी टर्म किस पर किस तरह से डिपेंड कर रही होगी ये जाना। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में अभी मत सोचिए भाई, वो आइडियल गैस इक्वेशन इन सबसे बनाएंगे हम। अभी ये सोचिए कि आइडियल गैस इक्वेशन बनी ही नहीं है। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन अभी बनी ही नहीं है तो मुझे इस तरह से सोचना है कि बॉयल्स जो ये फिजिसिस्ट था, इसने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे किस तरह से इसने एक सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस को बर्नर पे रखा है उसने, बर्नर पर रख दिया है, बर्नर अभी ऑन नहीं किया क्योंकि मुझे टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब बर्नर मान लीजिए क्या किया मैंने, ऑन कर दिया है। तो बर्नर मैंने अब ऑन किया यानी हीट सिस्टम ले सकता है, बट मैं साथ साथ एक्सपेंड होने दे रहा हूं उसे। तो मैं उसे एक्सपेंड होने दे रहा हूं ताकि उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे रखा जा सकता है ये पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है इस तरह से। तो एट कांस्टेंट, इसने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये बात करने वाला है किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करने वाला है। बॉयल्स क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature volume is inversely proportional to, volume is inversely proportional to, volume is inversely proportional to pressure। तो ऐसा जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इसने, अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ ऐसा समझने की कोशिश करी और इसने कहा कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है एट टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये बॉयल्स लॉ है, ये अपने रूल के अंदर, अपने नियम के अंदर इसने ऐसा कहा है। और इसका ग्राफ किस तरह का बनना चाहिए, अगर हमने यहां पर रखा है किसको, पी प्रेशर को, अगर हमने y एक्सिस पर, डिपेंडेंट एक्सिस पर किसको रखा है, P प्रेशर को रखा है, और इंडिपेंडेंट एक्सिस पर हमने किसको रखा है, वॉल्यूम को रखा है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाना चाहिए। जब टेम्परेचर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी इसे पढ़ा है। इस ग्राफ का एरिया
प्रेशर और वॉल्यूम के इस ग्राफ का एरिया आपको वर्क डन की वैल्यू भी बताता है, ये आप जानते हैं इस तरह से। तो ये T टेम्परेचर कांस्टेंट पर वॉल्यूम इनवर्सली है प्रेशर के। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम घटेगी और प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा इस केस में। अब रियलिटी में जो गैसेस होती हैं, यानी अगर मान लीजिए हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर तो मैंने कांस्टेंट रखा था, और अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो बिल्कुल इनवर्सली होंगी, ऐसा रियलिटी में गैसेस नहीं शो कर पाती। ये थ्योरेटिकली तो बिल्कुल वॉल्यूम इनवर्सली है प्रेशर के, और ग्राफ बिल्कुल इस तरह का शेप में आना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं बनते हैं। यानी रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि आइडियली जो गैस कंसीडर की है, हम बहुत सारी चीजों को मानकर चलते हैं कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज मैंने नेग्लिजिबली स्मॉल माना है उनके बीच में डिस्टेंस के कंपैरिजन में। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है उनके साइज के कंपैरिजन में, इसलिए मॉलिक्यूल्स का साइज मैंने कैसा माना है, नेग्लिजिबली स्मॉल माना है। तो ये एक एजम्पशन लगाई है मैंने, और मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्शन नहीं है, उनके बीच में कोई इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, ये भी मैंने एजम्पशन करी है। कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो हो सकती है भाई, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड में ये फोर्स कम हो जाता है और गैसेस में ये फोर्स बहुत कम हो जाता है, बट आइडियली मैंने इस फोर्स को नेग्लिजिबल कर दिया है। तो रियलिटी थ्योरेटिकली पढ़ते वक्त मैंने कुछ एजम्पशंस लगाई हैं। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स जब कोलिजन करेंगे, मॉलिक्यूल्स गैसेस के किसी बर्तन के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर, किसी वेसल के अंदर, यानी जैसे प्रेशर कुकर के अंदर मैंने अगर रखा उन्हें, तो वो टकराएंगे वॉल्स के साथ, तो एनर्जी का, मोमेंटम का कुछ लॉस जरूर होगा, लेकिन मैंने मान लिया है कि ये कोलिजन जो है वो कैसा है, बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन है। तो कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं, इसलिए जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसलिए दो तरह की बातें पढ़ेंगे। आइडियल गैस यानी जो हमने एज्यूम की हुई है कि उसका ऐसा नेचर होता है, और रियल गैस यानी रियलिटी में जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो बिल्कुल थ्योरेटिकल जैसे सेम रिजल्ट्स नहीं होते, थोड़ा सा दूर रह जाते हैं ग्राफ, या तो इससे ऊपर चला जाता है ग्राफ या थोड़ा सा इससे नीचे रह जाता। कब एग्जैक्ट आने की कोशिश करेगा वो ग्राफ, हम इसके अंदर जानेंगे। तो आपने यहां पर बॉयल्स लॉ के बारे में समझा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल लिख दिया था भाई मैंने, बहुत देर से आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि भाई मैंने क्या कहने की कोशिश कर ली। तो इसलिए एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की मैं बात कर रहा था, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, भाई वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये यहां ठीक कर लीजिए, हो सकता है, लेकिन मैंने आगे फॉर्मूला लिख दिया था कि V इनवर्सली है प्रेशर के, तो यहां से आप सभी समझ गए होंगे इस लॉ को, बट यहां भी करेक्ट कर लीजिए कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इस तरह का ग्राफ देखने को मिला है हमें यहां पर अगर बात की जाए। तो ये पहला लॉ आपने पढ़ा बॉयल्स लॉ, जो किसको है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स बात करता है कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करूं तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, यानी वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली है। मैं ऐसे लिखकर शुरुआत कर सकता था भाई। दूसरा नाम आया है किस फिजिशिस्ट का, चार्ल्स का भाई। तो चार्ल्स क्या कहता है, तो यहां पर चार्ल्स लॉ क्या कहता है, तो चार्ल्स लॉ यहां पर है एट कांस्टेंट प्रेशर पर बात करना चाहता है कौन, चार्ल्स लॉ भाई। कांस्टेंट प्रेशर कैसे रखा जा सकता है, अगर सब्सटेंस एक्सपेंड होना चाहे तो पिस्टन को ऊपर जाने दीजिए इजीली,
टेम्परेचर प्रेशर को आप क्या रख पाओगे, ऐसा कर कर कांस्टेंट रख पाओगे। तो चार्ल्स कहता है कि एट कांस्टेंट, ये कहना चाहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो वो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा वॉल्यूम होती चली जाएगी, इस तरह से एक्सपेंड होता जाएगा सब्सटेंस पे। तो इसीलिए यहां पर कहा जाएगा कि जो वॉल्यूम है यहां पर अगर एट कांस्टेंट प्रेशर है, अगर आपने प्रेशर को क्या रख दिया है, कांस्टेंट पी कर दिया है आपने, प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर दिया है आपने, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यही क्या कहलाता है, चार्ल्स लॉ कहलाता है, इसी को चार्ल्स लॉ कहा जाएगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है। और इसका अगर ग्राफ बनाना हो हमें, तो हमने अगर इस डिपेंडेंट एक्सिस पर वॉल्यूम को रख दिया है और इस इंडिपेंडेंट एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर को रख दिया है, तो ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ओरिजिन से पास नहीं होगा भाई। वॉल्यूम क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा आपको। यहां पर मैंने पी प्रेशर को क्या रख दिया था, कांस्टेंट रख दिया था, तब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन इस तरह का आना चाहिए। और इस तरह का ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा आपको चार्ल्स लॉ के अंदर भाई। तो ये चार्ल्स लॉ है जो वॉल्यूम से रिलेटेड आपको इस तरह से बताना चाहेगा, बताएगा आपको, ये बात इस तरह से रिलेटेड है ये यहाँ पर। और अगले लॉ की बात करी जाएगी, तो अगले रूल के बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे हम, तो अगले रूल के बारे में जानते हैं जल्दी से। तो अगला रूल हमें क्या बताना चाहेगा, तो अगले रूल की बात करें अगर, तो नेक्स्ट रूल को हम जानने की कोशिश करते हैं। और अगला रूल ये रहा, तीसरी बार आता है नंबर किसका, गेल-साक्स लॉ का। और ये गेल-साक्स लॉ आपको क्या बताएगा, ये भी किसी टर्म्स को जोड़ेगा आपस में। ये तीन थर्मोडायनेमिकल टर्म है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दे रहे हैं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कब चेंज नहीं होगी, जब पिस्टन ऊपर नहीं जाए, पिस्टन फिक्स कर दूं मैं एक जगह पर, तो वॉल्यूम नहीं बदलेगी सब्सटेंस की। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखी गई है यहां पर, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बट पिस्टन को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, गैसियस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वो और एनर्जी के साथ भागेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और अगर पिस्टन एक जगह फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगी बट प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात यहाँ देखने को मिलेगी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब की बार आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर दी गई है यहाँ पर, तो अब की बार प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ये गेल-साक्स लॉ है भैया। तो तीन लॉ इस तरह से आपके सामने आए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। मैंने इस तरह से इन तीन लॉज से शुरुआत करी है इस चैप्टर की, और इन तीनों लॉज को अब जोड़ा जाएगा। इन तीनों लॉज को जोड़ा जाएगी। एक जो गैसियस सब्सटेंस होता है,
एक गैसियस सब्सटेंस जो होता है उस सब्सटेंस को अगर देखा जाए भाई, एक गैसियस सब्सटेंस जो होता है उस गैसियस सब्सटेंस को अगर देखा जाए तो ये चीजें फॉलो हो रही हैं। प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, और प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। तीन अलग अलग लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ। इन्हें जोड़िए, ये प्रेशर, वॉल्यूम और ये टेम्परेचर ये सब आपस में डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं एक साथ अगर लिखना चाहूं तो मैं डेरिवेशन करना चाहता हूं भाई किसका, मैं डेरिवेशन करना चाहता हूं डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। मैं आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करना चाहता हूं कि एक आइडियल गैस के लिए क्या चीजें फॉलो हो रही होंगी और क्या इक्वेशन लिखी जा सकती है। आइडियल गैस इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। और मैंने इसीलिए ये लिखा भी सबसे पहली बात कि मैंने तो अभी अभी जाना है बॉयल्स लॉ में कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा जा सकता है वॉल्यूम के, या फिर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखी जा सकती थी। तो बाई बॉयल्स लॉ में, तो बाई बॉयल्स लॉ मैंने ये जाना कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। मैंने देखा कि बाई चार्ल्स लॉ, मैंने ये देखा कि बाई चार्ल्स लॉ वॉल्यूम प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है भाई। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। यानी वॉल्यूम इन दोनों चीजों पर अगर डिपेंड करती है, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम प्रेशर पर डिपेंड करती है, इस तरह से। तो इन दोनों को एक साथ यूं लिख लिया जाए तो आगे की बात यहां लिख रहा हूं, मतलब इसी के नीचे लिखते जाइए आप तो कि वॉल्यूम और प्रेशर को अगर P को इधर ले आया जाए तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है प्रेशर और वॉल्यूम की, ये प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इस तरह से, अगर ये इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट आना चाहिए, और PV इज इक्वल टू वो कांस्टेंट R कांस्टेंट आया है इस तरह से। तो ये R कांस्टेंट आया है और ये आइडियल गैस की एक इक्वेशन बनी है। आप यहां पर लिखिएगा भाई कि R इज इक्वल टू यहां पर जो लगाया गया है वो गैस कांस्टेंट लगाया गया है कि भाई गैसेस के केस में ये R एक कांस्टेंट लगाया है मैंने, और ये आइडियल गैस की इक्वेशन बनी है भाई। आपको n नहीं दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन है यहां पर, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन है ये यहां पर। एक आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन होगी, और उस आइडियल गैस में क्या क्या असम्पशंस है, मतलब आइडियल गैस कौन सी है और रियल गैस कौन सी है, अभी हम जान जाएंगे एक इस टॉपिक के बाद। तो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल ऑफ गैस। किसी गैस के एक मोल की अगर बात करें तो ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है उसके लिए। अगर मैं इसके बाद आगे आपको ये कहना चाहूं कि फॉर n इज n नंबर ऑफ मोल्स भाई, अगर n नंबर ऑफ मोल्स है किसी सब्सटेंस के और उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं तो PV इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो nRT हो जाएगा ये, और फॉर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। तो n नंबर ऑफ मोल्स थे यहाँ पर, ये 1 मोल के लिए इक्वेशन आई। यहाँ पर मैंने जो लॉज थे उन्हें इकट्ठा किया, हमने गै-लुसाक्स लॉ को भी यहाँ यूज कर लिया है। आप ये ना सोचे कि उसे अलग से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर तीनों टर्म्स आ गई थी, तो तीसरे को इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। तो तीनों डिपेंड कर आए कि प्रेशर इंटू में वॉल्यूम का प्रोडक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। R एक कॉन्स्टेंट आया यहाँ पर, इसका नाम है गैस कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स होगी। तो यहां पर R जो है वो गैस कांस्टेंट है, और दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। n नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा तो ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT बन जाएगी। अगर आपको ये इक्वेशन एक मॉलिक्यूल के लिए लिखनी है भाई, मान लीजिए PV इज इक्वल टू RT,
पीवी, ये फॉर्मूले बना रहे हैं बस भाई, डेरिवेशन खत्म हो गया है। अगर कोई आपको ये कहे इक्वेशन ऑफ स्टेट डिराइव करके दिखाइए, तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ स्टेट डिराइव कर दीजिए, यहाँ डेरिवेशन कंप्लीट हो गया इस तरह का। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि एक पार्टिकल के लिए लिखना है भाई मुझे, तो फॉर वन मोलिक्यूल के लिए लिखना है, वन मोलिक्यूल या वन एटम जो भी है, वन मोलिक्यूल ऑफ गैस के लिए इक्वेशन लिखनी है ये, तो भाई पीवी इज इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन थी, एक मोल के लिए इक्वेशन थी ये। और एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर से अगर डिवाइड करूं इसे, Na का मतलब है यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर भाई, इस तरह से। तो हमने क्या किया है, इन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का यूज किया। इसका यूज करने से मैंने आइडियल गैस की इक्वेशन डिराइव करी। एक मोल के लिए आई है पीवी इज इक्वल टू आर टी, एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए फिर मैं इसे लिख सकता हूँ पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर मुझे इसे लिखना है एक पार्टिकल के लिए लिखना है, तो वही एक मोल की इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू आर टी, और वही एक मोल के अंदर कितने जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे गैसियस सब्सटेंस के, एवोगैड्रो नंबर से मैंने इसे क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। तो पीवी इज इक्वल टू बराबर है भाई आर, यहां पर गैस कांस्टेंट था, एवोगैड्रो नंबर भी एक कांस्टेंट है यहाँ पर, फिर एक नया कांस्टेंट आ जाना चाहिए यहाँ पर, और उसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भाई, उसे कहेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इस तरह से। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, कि आर को एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया था। तो इस कांस्टेंट को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी, BOLT आएगा, MANNS आएगा, और इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पर। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ मैंने 11वें चैप्टर में आपको बताया, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी अभी बताऊंगा, अभी मैं लिखूंगा ये सारी चीजें। ये एक मॉलिक्यूल के लिए लिख दिया भाई मैंने, फॉर n इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग बातें आप जानते हैं। एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले मैंने कहा PV इज इक्वल टू RT, एक मोल के लिए गैस की इक्वेशन लिखी, PV इज इक्वल टू nRT, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए इक्वेशन लिखी। एक पार्टिकल यानी अगर मान लीजिए कोई मोनोएटॉमिक गैस है, हीलियम है, नियोन है, तो उसके लिए मैं कहूंगा एक एटम के लिए इक्वेशन लिखिए। कोई डायटोमिक गैस है, ट्राइटोमिक है, H2 है, O2 है, N2 है, तो वो डाई, दो एटम से मिलकर बनी, तो एक मॉलिक्यूल के लिए इक्वेशन लिखूंगा मैं। और उसमें मैंने लिखा कि भाई R क्या था, गैस कांस्टेंट है एक मोल के लिए, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने पर ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों से एक नया कांस्टेंट आ गया, उसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहेंगे। और ये अब एक मॉलिक्यूल के लिए इक्वेशन लिख दी है मैंने, R की जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया। और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल बात करनी है, तो PV इज इक्वल टू, एक मॉलिक्यूल के लिए ये इक्वेशन है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो कैपिटल N से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। ये गैस इक्वेशन इस तरह से भी लिखी जा सकती है। ज्यादातर हमें यूज किसका रहेगा, एक मोल के लिए अक्सर हम बात करेंगे, या n नंबर ऑफ मोल्स के लिए बात करेंगे, बट किसी न्यूमेरिकल में कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट आए तो इसका यूज करना पड़ सकता है और हम करेंगे। तो PV इज इक्वल टू nRT, मतलब n नंबर ऑफ मोल्स के लिए इक्वेशन है। PV इज इक्वल टू RT, 1 मोल ऑफ गैस के लिए है। PV इज इक्वल टू KBT, एक पार्टिकल के लिए, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए है। और PV इज इक्वल टू NKBT, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। अब आई बात की R जो है उसकी यूनिट्स क्या होंगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे हमसे पूछ लिया जाए। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी। क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, ऐसे साइड में भी लिख सकता था मैं, बट डेरिवेशन बहुत सिंपल सीधा बनाए रखा मैंने ताकि अच्छे से याद हो आपको। ऐसे कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, किसी MCQ में आपसे पूछ लिया जाए कि यूनिट्स ऑफ, कि आप यूनिट्स ऑफ
यूनिट्स बताइए आप, यूनिट्स ऑफ आर, गैस कांस्टेंट की यूनिट्स बताइए। तो गैस कांस्टेंट की यूनिट्स बताइए ऐसा आपसे कहा जाए तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर मान लो तो R बराबर है PV अपॉन में N और T के। भाई प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स आप यहां पर रख सकते हैं। प्रेशर की आप पास्कल रखेंगे, वॉल्यूम की मीटर क्यूब रखेंगे, पर आप अलग अलग रखिए ही मत भाई। प्रेशर इनटू में वॉल्यूम तो वर्क होता है और अपॉन में एनटी। वर्क की यूनिट जूल होती है, नंबर ऑफ मोल्स है तो जूल पर मोल हो जाएगा, टेम्परेचर है तो पर केल्विन हो जाएगा, और जूल पर मोल पर केल्विन यूनिट्स होती हैं किसकी, आर, गैस कांस्टेंट की यूनिट्स होती हैं। बात आ जाए वैल्यू फाइंड आउट करने की भाई, बात आ जाए वैल्यू फाइंड आउट करने की कि आर कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि एट एसटीपी पर बात करेंगे भाई हम, तो एसटीपी पर बात करें और 1 मोल सब्सटेंस की बात करें भाई हम। आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो हम बताएंगे एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बात करेंगे तो टेम्परेचर को रखा जाए कितना, यहां पर 273। देखो 0 केल्विन होता है स्टैंडर्ड, लेकिन हम बात करेंगे हम यहां पर बात करें 273.15 केल्विन पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। 0 नहीं रखूंगा मैं यहाँ, डिवाइड में इनफाइनाइट हो जाएगा, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ना रखकर केल्विन में रखेंगे हम। एट एसटीपी की बात करूं, जब प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसे स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं, उसकी वैल्यू बराबर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी की हाइट होगी, उसे स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। और टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे 273.15 केल्विन में कन्वर्ट कर लिया गया। और 1 मोल ऑफ इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर, इस टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और इस स्टैंडर्ड प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी भी गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है। तो 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू बराबर है 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस के 1 मोल की जो वॉल्यूम होगी इस टेम्परेचर और प्रेशर पर वो 22.4 लीटर होती है, जिसे मीटर क्यूब में बदला जाए कि भाई लीटर एसआई यूनिट नहीं है तो 10 रेज टू पावर, भाई 1 लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 रेज टू पावर -3 करिए, क्योंकि 1000 लीटर बराबर होते हैं 1 मीटर क्यूब के। तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो मतलब इधर 1000 जाए तो 1 लीटर किसके इक्वल है, 1 लीटर बराबर है 10 रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब के। तो मीटर क्यूब एसआई यूनिट है वॉल्यूम की, इसलिए मीटर क्यूब में मैंने इसे बदल दिया 10 रेज टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये वॉल्यूम है भाई, 1 मोल अगर सब्सटेंस लिया है आपने तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर उसकी वैल्यू हमेशा उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर के इक्वल होगी, और जो इतनी है ये। अगर आर की वैल्यू जाननी है कितनी होनी चाहिए, तो भाई पी प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आप जानते हैं भाई, पास्कल में 1.013 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल आएगा इस सोल्व कर, और वॉल्यूम जो है वो 22.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब में। प्रेशर इंटू में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई, 1 मोल की बात कर रहे हैं, और टेम्परेचर 273.15 केल्विन है।
और इसे सोल्व करने के बाद 8.314 और यूनिट्स पहले ही आपने जान ली है जूल पर मोल पर केल्विन। तो सभी गैसेस के लिए R की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी भाई, क्योंकि सभी गैसेस के लिए मैंने प्रेशर फिक्स किया तो उनकी वॉल्यूम भी फिक्स आई, टेम्परेचर फिक्स किया, नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए, तो सभी गैसेस के लिए R की जो वैल्यू आई वो ये देखने को मिली और R इसलिए एक गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन गैस कांस्टेंट की वैल्यू कहलाती है। यहां से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आ सकती है भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी बराबर था R को डिवाइड किया जाए एवोगैड्रो नंबर से। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बताने के लिए R की वैल्यू 8.314 है, जूल पर मोल पर केल्विन में है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है, मोल में है। तो ऊपर वाली यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन में ऊपर वाली वैल्यू, और ये मोल में है, मोल से ये पर मोल भाई इतने मॉलिक्यूल्स पर मोल में होते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर की यूनिट है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, इतने मॉलिक्यूल्स पर मोल में होते हैं। तो मोल से मोल कैंसिल होने पर ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन आएगी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन भाई। R मतलब जूल पर मोल पर केल्विन में था और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने पर R की वैल्यू एक पार्टिकल के लिए कितनी है उसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं और उसकी वैल्यू इतनी पाई जाएगी। तो जानना क्या था और क्या हमें जाना है अभी तक कि भाई चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं, गै-लुसाक्स लॉ क्या कहता है, उन्हें जोड़कर मैंने डेराइव की है आइडियल गैस इक्वेशन, एक मोल के लिए n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, एक पार्टिकल के लिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो R के साथ साथ एक नया कांस्टेंट यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी देखने को मिला है यहाँ पर, और इनकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाएगी कि यहाँ जो गैस इक्वेशन आई है उससे R की वैल्यू फाइंड आउट करी, सारी टर्म्स स्टैंडर्ड रखी कि एट एसटीपी पर बात करें तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होगा जिसे पास्कल में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लिखा जा सकता है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जिसे केल्विन में 273.15 डिग्री केल्विन लिखा जा सकता है, 273.15 केल्विन। उस वक्त एक मोल सब्सटेंस अगर लिया है तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर थी, तो 22.4 लीटर के कंटेनर में अगर उसे रखा गया है तो R गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो 8.314 आती है। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने पर उसी से हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो ये चीजें यहां देखने को मिल गई हैं। अब एक आइडियल गैस क्या होती है, कैसे आइडियल गैस होगी, एजम्पशंस क्या लगाई जाए कि जो हम जान रहे हैं कि प्रेशर इनवर्सली है वॉल्यूम के कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और बिल्कुल ऐसा ग्राफ आना चाहिए घटता हुआ, एग्जैक्ट ऐसे ग्राफ्स नहीं आते हैं रियलिटी में। तो रियल गैस में ऐसे ग्राफ्स नहीं आते हैं एग्जैक्टली। हमने कहा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, घूमने लगता है ग्राफ, कर्व बनने लगते हैं, तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। तो यानी रियलिटी में गैसेस का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है और आइडियल गैस का जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। तो एजम्पशंस क्या लगाई गई है भाई, एजम्पशंस फॉर गैसेस भाई, एजम्पशंस फॉर गैसेस के लिए क्या एजम्पशन लगाई गई है। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि ये प्रॉपर्टीज है भाई, दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस के बारे में आपसे पूछा गया है। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस आपसे पूछी गई है। जो मैंने एजम्पशंस लगाई है
वही तो आइडियल गैस की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। मैंने ऐसा कुछ एज्यूम किया है कि गैसेस इस तरह से बिहेव करेंगी और वही प्रॉपर्टीज बनेगी। पहली प्रॉपर्टी ये होती है, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर negligible in size, negligible in size in comparison to distance between molecules। तो पहली assumption ये मानी है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बहुत ही स्मॉल है, ना के बराबर उनका साइज है किसके कंपैरिजन में, मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में। और दूसरी प्रॉपर्टी ये आई है, देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन, there is no attraction or repulsion between molecules। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्शन नहीं है। हालांकि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होती है, मैंने बताया सॉलिड्स में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है पार्टिकल्स के बीच में, और लिक्विड्स में ये थोड़ी कम हो जाती है, गैसेस में ये बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर सी हो जाती है, नेग्लिजिबल कर देते हैं हम। गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे को बहुत कम अट्रैक्ट करते हैं, बहुत कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, बहुत कम, कभी बहुत रिपेल भी कर सकते हो, इसीलिए तो दूर भाग रहे हैं। तो इन्होंने कहा बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नेग्लेक्ट किया है हमने। आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज हैं ये। तो गैसेस के बीच, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होती है, इसीलिए वो अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को, इसलिए वो रैंडम मोशन में रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर वो भागते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो इसलिए गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो नंबर 3 प्रॉपर्टी ये है कि कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन इनके बीच में नहीं है, साइज बिल्कुल मैंने छोटा इनका माना है, और दे आर continuously in random motion, they are continuously in state of random motion, they are continuously in state of random motion। वो लगातार रैंडम मोशन की कंडीशन में होते हैं, मतलब इधर उधर भागते रहते हैं, तभी तो प्रेशर एक्सर्ट करती है गैसियस सब्सटेंस में। तो कोई फिक्स मोशन नहीं है कि सारे पार्टिकल्स x में ही जाएंगे या सारे पार्टिकल्स y में ही -x में जाएंगे, y में। रैंडम मोशन है भाई, कोई पार्टिकल x में जा रहा होगा, कोई -x में जा रहा होगा, कोई y में जा रहा होगा, इक्वली आजादी है उनको। यानी एक एवरेज मानूं कि अगर मेरे पास जो है वो 90 पार्टिकल है, तो 1/3 पार्टिकल x में होंगे, 1/3 पार्टिकल y में जा रहे होंगे, 1/3 पार्टिकल z। एक एवरेज है कि भी सभी को इक्वल आजादी दी गई है, तो कोई फोर्स नहीं है एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए, रैंडम मोशन है उनका इस तरह से। चौथी बात मैं जानूंगा कि भाई वो जो कोलिजन करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भी टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स जिस बर्तन के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर, जिस वेसल के अंदर, जिस सिस्टम के अंदर रखे गए हैं, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर बंद की गई है, तो मॉलिक्यूल्स भागेंगे तो जो जिस बर्तन के अंदर रखे हैं उस बर्तन की दीवारों से, वॉल्स के साथ कोलिजन करेंगे। कोलिजन इलास्टिक होगा, ऐसा मैंने माना है। द collision of molecules of gases, the collision of molecules of gases is perfectly elastic भाई, is perfectly elastic या elastic gas is elastic भाई। तो जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन आपको याद आएगा, छठे चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन, लास्ट टॉपिक ही हम पढ़ते थे। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब है जिसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहता है सभी टाइप के कोलिजन्स में, बट इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो ये प्रॉपर्टीज है, और ये नहीं फॉलो कर पाती कौन, रियलिटी में जो गैस है।
तो हकीकत में रियलिटी में बात करूं तो जो गैसेस है, जैसे एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, मिक्सचर है गैसेस का एयर, तो ये नहीं कर पाती इन सभी जो है वो बातों को फॉलो। तो इसलिए इनका जो बिहेवियर होगा, वो बिहेवियर इनका रियल में जो थ्योरेटिकली हमने पढ़े हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-साक्स लॉ, उनसे थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ग्राफ उतने एग्जैक्ट नहीं आएंगे जैसा थ्योरेटिकली कहा गया है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा कांस्टेंट प्रेशर पर। तो रियलिटी में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, थोड़ा कर्व होने लगेगा। तो इसलिए रियल में जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस की तरह नहीं शो कर पाती बिहेवियर। कब शो करेंगी, थोड़ा सा नियरली कब होगा ऐसा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। इसे क्वेश्चन भी मान लीजिए भाई, क्या कंडीशन होगी। तो मैं तो आंसर लिख रहा हूं, सीधा क्वेश्चन आप अपने आप समझ जाएंगे। आपसे ये पूछा गया है कि आप लिख भी सकते हैं कि इन which conditions the real gas behaves like ideal gas। भाई रियल गैस जो होती है उसका आइडियल गैस के जैसा बिहेवियर कब देखने को मिलेगा आपको। तो हम ये कहेंगे कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर अगर मैं बात करूं, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। भाई बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, इस तरह से आप ये बात बता सकते हैं, लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगा कि भाई आपने क्या किया, एक ग्राफ बनाने की तैयारी करी। भाई आपने ग्राफ बनाने की क्या करी, तैयारी करी, और आपने एक्स एक्सिस पर क्या रखा, मैं बताता हूं आपको। PV इज इक्वल टू फॉर आइडियल गैस। भाई फॉर आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस के लिए तो PV इज इक्वल टू बराबर होता है किसके, nRT के। PV इज इक्वल टू nRT के बराबर होता है, यानी PV के डिवाइड में ले आऊं किसको, N को और टेम्परेचर को, तो ये बराबर किसके आता है, R के। ये बराबर किसके आता है, R के। और R क्या है, एक कांस्टेंट। यानी यहां पर अगर मैंने क्या रखा है, PV रखा है और यहां पर NT रखा है, तो मैं इस ग्राफ की बात करूंगा। यहां पर अगर मैंने P प्रेशर की वैल्यू रखी है और V यहां पर मैंने रखा है PV अपॉन में NT का ग्राफ प्रेशर के साथ बनाया जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा भाई यहां पर मैंने, या P प्रेशर रखा मैंने यहां पर, तो यहां पर P प्रेशर की वैल्यू रखी भाई मैंने इस तरह से। और प्रेशर की वैल्यू चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, प्रेशर की वैल्यू चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज होनी चाहिए, इनवर्सली होती है। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज करूंगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। भाई प्रेशर को अगर चेंज करूं तो वॉल्यूम में भी इस तरह से चेंज आना चाहिए कि ये पूरी टर्म क्या रहनी चाहिए, एक कांस्टेंट, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर है। तो अगर यहां पर P प्रेशर को रख लूं और यहां पर PV अपॉन में NT की वैल्यू को रख लूंगा इस तरह से, तो यहां पर P प्रेशर इनटू में वॉल्यूम अपॉन में N नंबर ऑफ मोल्स और T टेम्परेचर को रखूं Y एक्सिस पर, और X एक्सिस पर मैंने किसको रखा है, प्रेशर को रखा है। तो क्या वेरिएशंस आने चाहिए, रियल गैस के लिए क्या वेरिएशंस आने चाहिए, कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे भाई, क्योंकि आइडियल गैस के लिए बात कर रहा था। तो आइडियल गैस के लिए क्या वेरिएशंस आने चाहिए, कोई वेरिएशंस नहीं आने चाहिए आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस की इक्वेशन कहती है PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर PV अपॉन में NT की बात करूं, N को और T को डिवाइड में लाऊं तो ये R के बराबर है, और R एक कांस्टेंट है। तो इसलिए आइडियल गैस का ग्राफ कैसा बनेगा, PV अपॉन में NT का ग्राफ P के साथ क्या होगा, P के चेंज होने पर वॉल्यूम भी इस तरह से चेंज होनी चाहिए, ओवरऑल कांस्टेंट रहना चाहिए। ये ओवरऑल जो वैल्यू है R कांस्टेंट के बराबर है, यानी आइडियल गैस के लिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए था।
आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए था। अगर आइडियल गैस की बात करूं तो ये इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए था आइडियल गैस के लिए। लेकिन रियलिटी में जो गैसेस होती हैं उनका ग्राफ कुछ ऐसा आया भाई इस तरह से। ये ग्राफ आया है कुछ T3 टेम्परेचर पर, तो ये टेम्परेचर काफी कम है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है आइडियल गैस। थ्योरेटिकली ये देखने को मिल रहा है कि PV = nRT होता है, PV अपॉन में NTR के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। तो यानी ये पूरी जो टर्म y एक्सिस पे ये तो कांस्टेंट है, ये P के बदलने से नहीं बदलनी चाहिए थी। यहाँ प्रेशर की जगह x एक्सिस पर वॉल्यूम होती तो भी नहीं बदलना था, ये यहाँ पर टेम्परेचर होता तो भी नहीं बदलना चाहिए था ये, क्योंकि ये पूरी टर्म तो एक कांस्टेंट r के बराबर है। ग्राफ सीधा आना चाहिए, चाहे x एक्सिस पे मैंने प्रेशर लिया हो, वॉल्यूम लिया हो, चाहे मैंने टेम्परेचर लिया हो, इस तरह से। तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, आइडियल गैस कहती है ऐसा। लेकिन ये ग्राफ रियलिटी में रियल गैस के लिए बात करूं तो ये रियल गैस के लिए अगर बात करूं भाई तो रियल गैस के लिए ग्राफ तो कुछ ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन से तो बहुत दूर है ये। रियलिटी में जो रियल गैस है, यानी आप एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर्स नहीं दिखा रही है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर दिया जाए और हाई टेम्परेचर पर प्रेशर के चेंज के साथ ये ग्राफ बनाता तो फिर ये ग्राफ जो है वो थोड़ा और ऐसा होने लगता है इस तरह से। तो ये ग्राफ थोड़ा और ऐसा होने लगता है। और अगर मान लीजिए जो है वो ये T2 टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर और हाई कर दिया जाए तो ये ग्राफ कुछ और नजदीक आने लगा है भी इसके इस तरह से। तो ये ग्राफ आ गया है किसी T1 टेम्परेचर पर, इस तरह का ग्राफ देखने को मिला है मुझे। यानी एट ये टेम्परेचर बढ़ाता गया, यहाँ T1 टेम्परेचर की वैल्यू T2 टेम्परेचर से ज्यादा है और ज्यादा है ये T3 टेम्परेचर से। तो जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरफ आने लगा, ये ग्राफ इस तरह से। और हाई प्रेशर पर, यानी अभी तो प्रेशर यहाँ कम था तो ये कर्व बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है ये लाइन आगे सीधी होने लगी है। यानी यहाँ पर ये सीधी है थोड़ी सी, तो यहाँ पर ये इस तरह से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा ये कर्व दिखाने लगा इस तरह से। तो इसीलिए मैंने देखा कि एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा और जब प्रेशर लो है, तो यहां शुरुआत में बात करूं जब प्रेशर लो था तो ये ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन के नजदीक था, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ने लगा ये ग्राफ कर्व होने लगा। यानी प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो ये रियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी। और हाई टेम्परेचर पर T3 टेम्परेचर कम था तो बहुत ज्यादा कर्व आ रहा है, कम टेम्परेचर था, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया तो ये स्ट्रेट लाइन की तरफ उठाइए ग्राफ। यानी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। जो एजम्पशंस मैंने मानी है ना, जो एजम्पशंस मैंने मानी है इस तरह से, तो वो जो एजम्पशंस लगाई है मैंने कि पार्टिकल्स का साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए, कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए, कुछ बातें ऐसी एज्यूम करी गई हैं, तब जाकर थ्योरेटिकल ग्राफ ये थ्योरेटिकली मैं लिख सकता हूं इस बात को। रियलिटी में वो एजम्पशंस नहीं हो सकती, कोलिजन इलास्टिक नहीं हो सकता, इलास्टिक होगा, टकराने पर कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, तो इसलिए जो है क्या है, इलास्टिक नहीं हो सकता। पूरी तरह से रैंडम मोशन है, ये भी 100% नहीं हो सकता है। पार्टिकल्स का साइज बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ये भी 100% नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए रियल गैसेस का बिहेवियर जितना आइडियल बिहेवियर नहीं देखने को मिलता, रियल गैसेस का बिहेवियर वो एक्चुअल में थ्योरेटिकल जो बातें कही गई हैं कि भाई ये PV अपॉन में एंटी कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि R एक गैस कांस्टेंट है यहाँ पर, लेकिन देखा मैंने रियलिटी में वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। तो रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेंगी, जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर क्या करी जाए, बात करी जाए। वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देखिएगा भी, कभी कभी रियल की जगह आइडियल या आइडियल की जगह रियल बोला जाता है जल्दी में, लेकिन मैं जल्दी ही उस बात को जानकर सुधार देता हूं भाई। तो ऐसा होता है थोड़ा जल्दी पढ़ाने में कि रियल की जगह आइडियल या ऐसा बोला गया, बट मैं साथ साथ उसे समझ लेता हूं और आपको बताता हूं कि सॉरी बोलकर कि भाई मैंने आइडियल बोला या रियल बोला। आइडियल गैस मतलब बिल्कुल थ्योरेटिकल रिजल्ट्स जो सोच रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे थोड़े से,
क्योंकि रियलिटी में जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो सब्सटेंस लेकर चलूंगा, हीट दूंगा, तो मैं बहुत सारे फैक्टर्स होंगे कि हीट सिस्टम को दी जा रही है तो वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ लॉस भी हो रहा होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता उस वक्त, तो इसलिए थोड़े डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलते हैं। अब एनर्जी जब एब्जॉर्ब करती है एक गैसियस सब्सटेंस, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ रही है। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर क्या है मेरे पास कोई भी एक कंटेनर है, कोई बर्तन हमारे पास है, मैंने तो ऐसे ही एक क्यूब कंसीडर कर लिया इस तरह से, तो मैंने तो इस तरह से क्यूबिकल बॉक्स कंसीडर कर लिया मान लो, और इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर ऐसे ही कोई सब्सटेंस था जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या है, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं इस सिस्टम के अंदर में। तो लार्ज नंबर ऑफ इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी भी है। एक मॉलिक्यूल को ऐसे ही कंसीडर किया जाए तो भाई इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, कुछ v1 हो सकती है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ v2 हो सकती है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ v3 हो सकती है। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उनकी वेलोसिटी vn नाम दे दी मैंने इस तरह से। तो रैंडम मोशन है, पूरी तरह से रैंडम मोशन है, अलग अलग डायरेक्शंस में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, तो अलग अलग डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, रैंडम मोशन होगा इस तरह से। तो इस मोशन की एक एवरेज वैल्यू की बात करूंगा तो उसे मीन स्पीड कहा जाएगा भाई, उसे मीन स्पीड कहा जाएगा या एवरेज स्पीड कहा जाएगा इसे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एक सब्सटेंस की एवरेज स्पीड की अगर बात करी जाए तो एक सब्सटेंस की एवरेज स्पीड क्या होगी, अगर यहां पर बात करूं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एक सब्सटेंस की एवरेज स्पीड की मुझे बात करनी है। तो पहले पार्टिकल की स्पीड है v1, आप एवरेज तो जानते हैं भी, छोटी क्लासेस से आपने पढ़ा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भाई। तो मैंने सभी की स्पीड को ऐड कर लिया, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हर एक की स्पीड को ऐड किया और मैंने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड किया, तो ये इनकी एक मीन स्पीड आएगी, ये इनकी एक मीन स्पीड आएगी। और ये मीन स्पीड आ गई है, इसी को मैं क्या कह दूंगा, एवरेज स्पीड भी कह दूंगा इनकी। तो ये इनकी एक एवरेज स्पीड है या मीन स्पीड है भाई इस तरह से। तो एक एवरेज फाइंड आउट कर दी मैंने सभी स्पीड्स की, तो ये क्या कहलाएगी, इनकी मीन स्पीड या एवरेज स्पीड इस तरह से कहलाएगी। तो इन सभी स्पीड्स का एक मीन ले लिया गया, तो ये क्या कहलाती है, मीन स्पीड कहलाती है। स्पीड फाइंड आउट करने के और भी तरीके होते हैं, और भी कई तरह की एवरेज होती है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, पहले पार्टिकल की स्पीड का क्या किया जाए, स्क्वायर किया जाए भाई, प्लस दूसरे पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर किया जाए, प्लस तीसरे पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर किया जाए, और प्लस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सभी की स्पीड का क्या किया जाए, स्क्वायर किया जाए भाई। तो स्क्वायर करने के बाद अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स से इसे डिवाइड कर देता हूं, तो ये भी एक मीन आया है, लेकिन ये एक RMS वैल्यू है भाई, और ये इसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। ये भी एक तरह का मीन है और ये एक तरह का मीन है। ये RMS क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। सभी की स्पीड का स्क्वायर कर मीन लिया है, तो एक तरह की मीन स्पीड आई है ये भी, और उसका स्क्वायर है ये। और अगर मैं यहां पर अंडर रूट कर दूं भाई, ये स्क्वायर यहां से हटा दूं, तो यहां पर क्या किया जाएगा, स्क्वायर रूट किया जाएगा भाई। तो यहां पर स्क्वायर रूट कर दिया जाए पूरे का इस तरह से, तो पूरे का स्क्वायर रूट करने पर मैथमेटिकली ये भी एक तरह की एवरेज फाइंड आउट करी है भाई मैंने इस तरह से।
तो मैथमेटिकली ये भी मैंने एक तरह की एवरेज फाइंड आउट करी है यहां पर इस तरह से। इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड भाई, इसे कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड भाई। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, मतलब सभी पार्टिकल्स की स्पीड का स्क्वायर किया मैंने, तो यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड भाई, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ये यहां पर। तो इसे कैसे जो है वो समझिएगा कि रूट मीन स्क्वायर भाई, सभी की स्पीड का स्क्वायर किया गया, उनका सम कर नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड किया गया, तो स्क्वायर का मीन लिया गया और फिर रूट किया गया, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड मैंने इसे नाम दिया है। तो इसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहेंगे जब मैंने सभी पार्टिकल्स की स्पीड का स्क्वायर किया, उसके बाद उनकी एक मीन वैल्यू फाइंड आउट करी और उसके बाद मैंने क्या किया है, उनका अंडर रूट किया है। इसे कहेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड भाई। तो मीन स्पीड क्या होती थी, पार्टिकल की स्पीड है, किसी की v1 स्पीड है, कोई x में कोई y में, रैंडम मोशन है भाई सभी का। तो मैं चाहता हूं कि ये बताना कि एक एवरेज स्पीड बताना चाहता हूं कि पार्टिकल्स कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक एवरेज स्पीड की बात करना चाहता हूं। तो किसी की स्पीड v1 है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी की स्पीड v1 है, किसी पार्टिकल की v2 है, v3, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इस कंटेनर के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर, इस बर्तन के अंदर, मतलब वेसल के अंदर, सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड किया, तो ये एक तरह की एवरेज स्पीड थी, मीन स्पीड थी भाई। मैंने स्पीड का स्क्वायर किया है, सम किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड किया और अंडर रूट किया है, इसे कहा जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड भाई। के रूट मीन, ये भी एक तरह की एवरेज स्पीड है भाई। मैथमेटिकल्स हैं, आगे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे कि आपको मीन स्पीड है तो रूट मीन स्क्वायर कितनी होगी, क्या रिलेशन है इनके बीच में, एक स्पीड और आएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में और तब इसके बाद हम जानेंगे, और बहुत सी बातें अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़नी बाकी हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 3 लॉज पढ़े हैं, उन तीनों लॉज से हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझा है, और उसके बाद हमने जाना है ये प्रोबेबल, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड या मीन स्पीड कैसे आई है, क्या होती हैं, और आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती रियल गैस, क्या एजम्पशंस लगाई गई हैं रियल गैस को आइडियल गैस बनाने के लिए, क्या एजम्पशन लगाई गई हैं, वो एजम्पशंस आज हमने जानी है। तो अगली बार मैं बताऊंगा कि जब ये पार्टिकल्स इस तरह से रैंडम मोशन में है तो जाकर टकराएंगे इस कंटेनर की वॉल्स के साथ, टकराएंगे वॉल से तो फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस का फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए। थैंक्स गाइस।